चलिए अब हम स्पेसिएशन पढ़ते हैं, प्रजातिकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम में तो आने वाला है ये, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये एग्जाम में आने वाला है, एंट्रेंस में भी आने वाला है। स्पेसिएशन अच्छे से समझिएगा, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत 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 ही मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्पेसिएशन, प्रजातिकरण। स्पेसिएशन इज अ प्रोसेस विद इन इवोल्यूशन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अदर। देखिए इसमें होता क्या है, स्पेसिएशन में नई स्पीसीज का बनना, ठीक है। जैसे कि एक स्पीसीज है उसी से नई स्पीसीज बन जाए, एक नया जीव बन जाए, इसी को बोलते हैं स्पेसिएशन, ठीक है। देखिए नई स्पीसीज कैसे आप जान जाएंगे कि नई स्पीसीज है। देखिए अगर एक ही स्पीसीज है तो वो आपस में प्रजनन रिप्रोडक्शन करेगी, और अगर आपस में प्रजनन नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अलग स्पीसीज हो गई, ठीक है। यही है इसका मतलब, ठीक है। तो स्पेसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है विद इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यहाँ पे नई स्पीसीज, एक नई प्रजाति बनती है, ठीक है। दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिवली मतलब उसका प्रजनन उस स्पीसीज से नहीं होगा, अगर कराया जाएगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हजारों सालों लग जाते हैं एक नई स्पीसीज बनने में, ठीक है। नई स्पीसीज बनने में बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि देखिए नया अपीयरेंस तो हो जाता है, लेकिन वो नई स्पीसीज नहीं रहती है, नई स्पीसीज नहीं रहती। तब कब तक नई स्पीसीज नहीं बनेगी? जब तक वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट ना हो जाए। इसका मतलब ये है अगर उनमें प्रजनन हो रहा है, भले अपीयरेंस उनका अलग अलग है, वो नई स्पीसीज नहीं है, जब उनमें क्या हो, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए, उनके मध्य प्रजनन ना हो, ठीक है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। देखिए वो आपस में क्या रिप्रोडक्शन ना कर सकें, ठीक है, तभी वो नई स्पीसीज कहलाएंगे, अदरवाइज उनको नई स्पीसीज नहीं कहा जाएगा। देखिए हमने आपको बीटल्स के बारे में बताया था, बीटल्स के बारे में, भृंग के बारे में बताया हुआ था। तो भृंग जो थी वो रेड बीटल थी, ठीक है, रेड बीटल थी। और ये किसमें ये आती है? ये इंसेक्टा की है ये, ठीक है। ये इंसेक्ट मतलब ये इंसेक्ट, ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इंसेक्टा एक ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक है, एक फाइलम है इंसेक्ट, उसी में ये लोग आती हैं, बीटल्स, ठीक है। तो इनको हिंदी में भृंग भी बोला जाता है। और ये किस पे पाई जाती हैं? लीव्स के ऊपर पाई जाती हैं, पत्तियों पर। इनका भोजन क्या होता है? मेनली पत्तियां होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था जो ये रेड बीटल्स थी ये लीव्स पर पाई जा रही थी, पत्तियों पर। और इनको खा कौन रहा था? क्रो, कौवा, ठीक है। कौवा इनको क्यों खा ले रहा था? क्योंकि इनको दूर से देख पा रहा था, क्योंकि ये रेड कलर की थी। किस कलर की थी? ये रेड कलर की थी, इनका अपीयरेंस कुछ रेड कलर का था। देखिए यही थी, आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसलिए जो क्रो था इनको खा पा रहा था, इस बीटल्स को। अगर ये ग्रीन कलर की होती तो इनको कौवा खा पाता? नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि ये पत्तियों में छिप जाती, उसी कलर की हो जाती। तो क्या हुआ, अगर देखिए अगर क्रो खाना स्टार्ट करेगा तो सारी बीटल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये बचेंगे ही नहीं, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। इसलिए कुछ बीटल्स ने अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया होगा और अपने कलर को ही बदल दिया। कलर को बदला, किस कलर की हो गई? ग्रीन कलर की हो गई। अब बताइए, अब क्रो इनको खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इवॉल्वेशन हो रहा है, छोटा सा इवॉल्व हो रहा है कलर में, कलर अपीयरेंस में। तो पहले ये रेड कलर की थी, बाद में ये ग्रीन हो जा रही हैं, जिसकी वजह से कौवे को नहीं दिख रही हैं। और ये अचानक सडन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इवोल्यूशन, एक छोटा सा इवोल्यूशन, ठीक है। और इसके दौरान देखा जाता है कि इन दोनों में प्रजनन होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों अलग स्पीसीज नहीं हैं, दोनों सेम स्पीसीज हैं, ठीक है। तो बताइए ये स्पेसिएशन है? बिल्कुल नहीं है, ये माइक्रो इवोल्यूशन है। ये माइक्रो इवोल्यूशन है। अपने आप को बचाए रखने के लिए बीटल्स क्या कर रही हैं? बीटल्स अपने कलर को बदल ले रही हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो इवोल्यूशन है। देखिए कलर तभी बदलेंगी जब उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज जाएगा। अगर सोमैटिक सेल में परिवर्तन लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको पढ़ना है स्पेसिएशन, तो बताइए कब नई स्पीसीज होंगी? अब देखिए
ये ग्रीन बीटल्स बन रही हैं। अब अगर आप सपोज करिए कुछ रेड बीटल्स को खाते हुए, कौवा खा रहा था, मान लीजिए कुछ खाते हुए इनको जो है लेके उड़ा हो, ठीक है, और बीच में नदी बदी रही हो, रिवर रहा हो, तालाब रहा हो, उसको उस पार काफी दूर लेके चला गया हो, ठीक है। तो बताइए अब अगर वहां पे ढेर 2-4 को अगर ले गया, क्रो के थ्रू अगर चली गई, या फिर ये बीटल्स क्रो के ऊपर चढ़ गई और वहां चली गई, तो बताइए ये काफी दूर चली जाएंगी कि नहीं, ठीक है। तो ये ग्रीन बीटल्स क्या होंगी, काफी यहां से दूर चली जाएंगी रेड बीटल से। अब देखिए रेड बीटल्स में आपस में हो रहा है, ठीक है, आपस में इनका आपस में प्रजनन हो रहा है। और ग्रीन बीटल्स क्या हो रहा है, ये अगर वहां पे गिरी है तो वहां पे कुछ स्पीसीज पाई गई थी ग्रीन वहां पे। अब आप सपोज करिए ये जो क्रो है, कौवा है, ये किसको खाता है, रेड बीटल्स को खाता है, ग्रीन को तो खा नहीं पाएगा। अब आप सपोज करिए अचानक से यहाँ पर बाज बहुत बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ जाते हैं, ईगल, ठीक है, बाज की संख्या बढ़ जाती है। अब बताइए अगर बाज की संख्या बढ़ जाएगी तो ये ईगल किसको खाता है, क्रो को, कौवा को खाएगा, ठीक है। तो अचानक से क्रो की संख्या क्या होगी, डिक्रीज करने लगेगी, घटने लगेगी। अगर कौवा घटने लगा तो क्या होगा बताइए, अगर कौवों की संख्या कम हो जाएगी तो बीटल्स को खा पाएगा, रेड बीटल्स को नहीं खा पाएगा, ठीक है। ऐसा होने में काफी साल लग सकते हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है, हमको पता नहीं थोड़ी चलेगा। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे रेड बीटल्स की संख्या क्या होगी, इंक्रीज करने लगेगी फिर से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे रेड बीटल्स की संख्या क्या होगी, रेड बीटल्स की संख्या क्या होगी बच्चों, इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन बीटल्स आ गई हैं, ग्रीन बीटल्स हैं यहाँ पे, ग्रीन बीटल्स यहाँ पे हैं। अब देखिए जहाँ पे ग्रीन बीटल्स हैं, यहाँ पे आप सपोज करिए यहाँ पे क्रो है लेकिन इनको देख नहीं पा रहा है, तो इनके मध्य में, इनके बीच में आपस में रिप्रोडक्शन होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने आपको पहले बताया, यहाँ आप सपोज करिए बहुत सी बड़ी बाउंड्री है, रिवर है, ठीक है। अब बताइए इनके मध्य रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कई साल बाद देखेंगे, ढेर 100 सालों बाद, ठीक है, तो क्या होगा, इनके अंदर उस कलर को लेकर के एक धीरे धीरे वो कलर क्या करेगा, डोमिनेंट करने लगेगा। यहाँ पर कलर क्या होगा, कलर यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट करने लगेगा, डोमिनेंट करने लगेगा। तो यहाँ पे वो कलर डोमिनेंट करने लगेगा, वो कलर क्या हो जाएगा, परमानेंट यहाँ पे जो है बन जाएगा। उसके बीच में रिप्रोडक्शन चालू रहेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रो कम है, ऐसा माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड बीटल्स की संख्या, रेड बीटल्स क्या कर रही हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रो घट गया। कैसे घट गया नंबर ऑफ क्रो, कैसे घट गया, क्योंकि यहाँ पे ईगल्स आ गए, ईगल्स आ गए तो क्रो को खा गए। अब क्रो है ही नहीं तो यहाँ पे बीटल्स को खाएगा कौन, ठीक है। तो जो रेड बीटल्स होंगी आपस में रिप्रोडक्शन करके आपस में इस रेड कलर के लिए जो जीन होगा, ठीक है, उस रेड कलर के लिए जो जीन होगा वो जो है परमानेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर कौवा है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन बीटल्स हैं आपस में क्या कर रही हैं, रिप्रोडक्शन कर रही हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते जा रही हैं, और इनको कौवा देख भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रीन कलर जो होगा, ग्रीन कलर इनके अंदर इवॉल्व होते ये इनका परमानेंटली कलर ही हो जाएगा, ठीक है। इनके अंदर इवोल्यूशन आते आते ये परमानेंटली कलर हो जाएगा। और ये एक बाउंड्री है जिसकी वजह से इनके बीच में ढेर कई वर्षों तक, ठीक है, 100-200 वर्षों तक कोई आदान प्रदान नहीं, तो इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो, तो एक अलग जीन ही ये बन जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर के लिए अलग जीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना चेंजेस आ जाएगा कि एक अलग स्पीसीज अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी। क्यों कर लेगी, देखिए यहाँ का कंडीशन थोड़ा अलग होगा, ठीक है, हम बता रहे हैं काफी दूर जाके गिरी है, यहाँ का कंडीशन अलग होगा। तो जो दोनों जगहों का कंडीशन अलग होने की वजह से ये अपने आप को इवॉल्व करते अपने आप को ढेर सारा अपने अंदर चेंजेस लाएगी। कलर ही नहीं, अगर वहां पे मान लीजिए अगर लीव्स नहीं होंगी तो मान लीजिए अगर ड्राई लीव्स उसको खाने लगी तो अपने अंदर ये भी परिवर्तन ला रही होगी, ये भी परिवर्तन ला रही होंगी। तो क्या होगा, ये एक अलग स्पीसीज बनती जाएगी और इसके बीच में कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये अलग स्पीसीज बनती जाएगी। तो धीरे धीरे देखिए शुरू में माइक्रो इवोल्यूशन हुआ था, धीरे धीरे क्या होगा, आप देखेंगे कि यहां पर एक अलग स्पीसीज बना लेगी, ठीक है, ग्रीन बीटल्स की, और यहां पे ये एक रेड बीटल्स की एक अलग स्पीसीज बना लेगी, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग हैं,
जब बाद में आप इन दोनों को साथ में ले जाएंगे तो दोनों के मध्य क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगी। अगर प्रजनन नहीं कर पाएंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, यही हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और ये जो स्पेसिएशन है अचानक से नहीं होता है, अगर सडन जो उत्पन्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। और माइक्रो इवोल्यूशन सडन जो चेंजेज आए हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये दोनों बीटल्स आपस में रिप्रोडक्शन करती रहती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर माइक्रो इवोल्यूशन के बाद वो कहीं अदर जगह चली जाए, कहीं दूर चली जाएं, ठीक है, कहीं दूर जाके गिर जाएं, तो वहां पे बताइए वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको अपने आप को ढालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, और इनसे दूर हो गए तो इनसे रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो इनका जीन इनके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, इनका जीन इनके अंदर नहीं, तो इनका जीन एक अलग वे में चलेगा, इनका एक अलग वे में, और अपने आप को धीरे धीरे परिवर्तन लाते लाते एक अलग स्पीसीज बना लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर जीन्स की यहाँ से हानि हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो ग्रीन बीटल्स हैं, यहाँ से अगर यहाँ ट्रांसफर हो रही हैं तो यहाँ पे उस टाइप का जीन जो ग्रीन कलर को ला रहा है उसकी कमी हो रही है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। आपको हम पहले बता चुके हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर हो रही है, तो इस प्रकार से एक नई स्पीसीज बन जाती है। नई स्पीसीज ये कैसे पता चलेगा, अगर दो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन ना कर रही हैं। देखिए लिखा गया, कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, अगर उनके मध्य कोई किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन प्रजनन प्रक्रिया ना हो रही हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको स्पेसिफिकेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप मार्केट में ढेर सारी गोभियां देखते हैं, ठीक है, 5-6 प्रकार की गोभी दिखते हैं, एक फ्लावर्स वाली होती है, एक जो फूल वाली गोभी है, ठीक है, एक पूरी बंद गोभी आती है, ठीक है, एक ब्रोकली वाली हरी कलर की आती है, ढेर सारी गोभियां आती हैं, लेकिन सबकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, एक जो वाइल्ड गोभी होगी, एक जो जंगली गोभी, सबकी उत्पत्ति उसी से हुई है, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके सबका रूप बदल गया है, सबके अंदर काफी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, और उनको अलग स्पीसीज इसलिए बोल दिया जाएगा क्योंकि अगर उनके बीच में आप रिप्रोडक्शन कराएंगे तो प्रजनन नहीं होगा, इसलिए वो अलग स्पीसीज हो गई हैं। ठीक है, तो वो अलग स्पीसीज क्यों बनी, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में उनको उगाया गया, उनके जीन में काफी परिवर्तन आ गया। देखिए बताइए, फूल गोभी देखेंगे, फूल जैसा बंद वाली जो गोभी एकदम अलग ही दिख रही है। ठीक है, तो सभी गोभी हैं, सभी की उत्पत्ति वाइल्ड वाले से हुई है, एक जंगली गोभी रही, सब उसी से बनी हुई हैं, लेकिन सबके जेनेटिक में इतना परिवर्तन आ गया है, इतना ज़्यादा कि उनके बीच में क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा आपस में तो ये क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, तो ये अलग स्पीसीज बन गई। ठीक है, अलग प्रजाति बन गई। ठीक है, तो यही है स्पेसिएशन, एक नए स्पीसीज का बनना। कैसे नई स्पीसीज बनती हैं, तो ऐसे ही जब हमारी अर्थ आई होगी तो उस पर स्पेसिएशन के थ्रू हम लोग बने हैं। ठीक है, हमारे जैसे कि बंदर आया तो उसके अंदर स्पेसिएशन हुआ होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो कमी है, जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते चले गए, जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी वो क्या हो गया, उसको हम जो है त्यागते चले गए, उसको छोड़ते चले गए। ढेर सारे देखिए हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, और शेषी अंग, जैसे देखेंगे आप टेल हमारे पूर्वजों में टेल पाया जाता, हम लोगों में नहीं पाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये इवोल्यूशन धीरे धीरे हुए हैं, और इसलिए हमारे जीन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है कि उनमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, हम लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। तो इस प्रकार से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने भृंग का एग्जाम्पल दिया क्योंकि बुक में दिया गया है। ठीक है, बाकी आप लोग गोभी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि गोभी में देखिए एक गोभी से 5 प्रकार की गोभियाँ बन जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिएशन है। अगला टॉपिक आपका होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन होगा, उसके बाद आपको हम जीवाश्म के बारे में पढ़ाएंगे, फॉसिल्स के बारे में, उसके बाद आपका चैप्टर ये उसके बाद शायद ह्यूमंस के बारे में है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को हमसे पूछिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।